हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली ग्रेट। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका ज्योग्राफी का बोर्ड काफ़ी पास आता ही जा रहा है। तो मैंने सोचा कि यार अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड यार इसके बाहर से कुछ और नहीं आएगा। सो ट्रस्ट मी गाइस, बस इतना आप लोग अच्छे से कर लेना। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आपके निकल ही जाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है, तो ये जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे पिछले साल के हैं। जब मैं ट्वेल्थ में ही था, मतलब जब मैं आप लोगों की जगह पे ही था, तो मैंने ये तब बनाए थे सारे, है ना। एंड यार भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें से आपके कुछ ना कुछ तो आपके खटक ही जाएंगे क्वेश्चंस, राइट। एंड भाई इसमें मैं आपके लिए मैप का भी लेके आया हूँ। मैप मैं आपको बेसिकली अगले लेक्चर में करवाऊँगा, बट भाई जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो मैं इसी में ले आया हूँ, राइट। सो चलो भाई बिना किसी देरी के अब अपन लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यार देखो, ये ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप समझ सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप समझ सकते हो, जो समझना समझो। बट भाई प्लीज़ करके चले जाना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब, राइट। तो सबसे पहले यार देखो, आप लोगों का जो लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है, टॉपिक है ना, वहाँ से इंपॉर्टेंट आपके पॉइंटर्स क्या क्या हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको क्या क्या लिखना है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, राइट। तो सबसे पहला पॉइंटर जो आप लोग लिखेंगे वो ये है कि भाई ऑल द लैंड यूज कैटेगरीज टुगेदर एड अप टू रिपोर्टिंग एरिया। रिपोर्टिंग एरिया क्या होता है भाई? जब अपन लोग सारे लैंड यूज कैटेगरीज को एक साथ इकट्ठा उनका समेशन कर देते हैं तो हमारे पास रिपोर्टिंग एरिया आता है, राइट। द रिपोर्टिंग एरिया इज डिफरेंट फ्रॉम जोग्राफिकल एरिया विच इज़ मेजर्ड बाई द सर्वे ऑफ इंडिया। यानी कि रिपोर्टिंग एरिया और तो और हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है, दीज बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। द लैंड यूज कैटेगरीज आर, अब यहाँ से हमारा असली शुरू होता है कि भाई हमारी लैंड यूज कैटेगरीज है कौन कौन सी। सबसे पहला हमारे पास फॉरेस्ट। क्या है? फॉरेस्ट डिमार्केटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ, राइट। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, लैंड अंडर रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जाम्पल, है ना। barren and wasteland cannot be brought under cultivation with the available technology। barren and wasteland आपका क्या होता है यार कि आप इसको बेसिकली कल्टिवेबल लैंड नहीं कर पाओगे, आप इसको कल्टीवेट नहीं कर पाओगे इस लैंड पे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पे वो अभी टेक्नोलॉजी नहीं है अवेलेबल, है ना, जो भाई हमें हेल्प कर पाए इस बैरन एंड वेस्ट लैंड पे क्या कल्टीवेशन करने को, राइट। देन हमारा अगला पॉइंटर है कि भाई एरिया अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। दिस इंक्लूड्स ग्रेजिंग लैंड्स। ग्रेजिंग लैंड्स क्या होती है हमारी? जहाँ पे कैटल्स को हमारा खाना चराया जाता है, राइट, वेयर कैटल्स आर फिट। ये हमारी मोस्टली कौन ओन करता है? दीज आर मोस्टली ओन बाय पंचायत्स और सीपीआर बाय गवर्नमेंट। ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई सीपीआर क्या है ना, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स। ये कुछ स्पेलिंग भाई थोड़ी सी इधर उधर हो गई, जल्दी जल्दी में लिखा था मैंने उस टाइम पे, सो सॉरी। नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। लैंड अंडर ऑर्चर्ड्स एंड फ्रूट ट्रीज मेनली पुटोंड। कुछ थोड़ा सा है भाई इसमें, है ना। मैं आपको अगले उसमें बता दूंगा, थोड़ा सा मतलब ठीक है भाई, इंग्लिश थोड़ी सी हो गई जल्दी जल्दी में, राइट। देन हमारे कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होता है? ऐसी लैंड विच इज़ लेफ्ट फैलो। फैलो का क्या मतलब होता है? फैलो का मतलब होता है भाई अनकल्टिवेटेड, यानी कि आपने उसमें यार खेती बाड़ी कुछ नहीं करी फॉर मोर देन 5 years, है ना, 5 साल से ज़्यादा तक आपने इसमें कुछ हाथ नहीं लगाया, राइट। देन नेक्स्ट वन इज हमारा करंट फैलो। करंट फैलो क्या होती है हमारी? ऐसी ज़मीन विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर, राइट। इसको भाई ठीक है, मैंने 1 साल से लेफ्ट मतलब मैंने उसको बेसिकली उसमें कुछ भाई काम नहीं किया है, फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर, राइट। एंड आपका जैसे यहाँ पे था कल्चरेबल वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड को मैंने हाथ नहीं लगाया था फॉर मोर देन 5 years। करंट फैलो को मैंने हाथ नहीं लगाया कितने टाइम तक? फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर। देन फैलो अदर देन करंट फैलो क्या है हमारा? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन अ ईयर बट लेस देन 5 years, राइट। इसका क्या मतलब है भाई? ठीक है, मैंने इस पर कुछ भी खेती बाड़ी नहीं करी है फॉर मोर देन 1 year, 1 साल से ज़्यादा बट 5 साल से कम। देन आता है हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया हमारा क्या होता है? नेट सोन एरिया हमारा बेसिकली फिजिकल एक्सटेंट होता है ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन एंड हार्वेस्टेड, ठीक है। ये आपका आ सकता है
कोई बड़ी बात नहीं है भाई, एज इट इज़ ये आपका आ जाए तो इसको प्लीज़ अच्छे से करके जाना। दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट यार, जो भी आज मैं लाया हूँ वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, राइट। देन अब हम लोग देखते हैं भाई कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज क्या होती है। सबसे पहले हम लोग जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी हमारी किस टाइप की होती है यार, आई एम सॉरी। तो देखो यार, प्रॉपर्टी हमारी दो टाइप की हो सकती है। एक होती है हमारी प्राइवेटली ओन्ड एंड सेकेंड वन इज CPR, दैट इज़ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जो यार पूरी कम्युनिटी के लिए खुली हुई है, राइट। आप अपने पार्क्स में जाते होगे खेलने के लिए, है ना, तो क्या है भाई, वो CPR ही है, वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स ही तो है। सभी लोग उसका लाभ उठाते, सभी लोग भाई उसको मतलब बेसिकली यूज़ करते, राइट। प्राइवेटली ओन का क्या मतलब भाई, ओन बाय एन इंडिविजुअल, क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड यार, ठीक है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ भाई, मैंने एक पार्क खरीद लिया मान लो, है ना, उसको मैंने फेंसिंग डाल दी भाई, गार्ड जार्ड्स लगा लिए कि ये बस मेरा ही है ना। बट व्हाट इज CPR, ये हमारा ओन करा जाता है बाय द स्टेट फॉर द यूज़ ऑफ द कम्युनिटी, राइट। अब देखो, इन रूरल एरियाज CPR इज important फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स, as many of them depend upon the income from the livestock as they have limited access to land। ये आपके एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यार, अगर आपका CPR पे आ गया तो फिर आपको यही सब लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। Also important for women as most of the fodder and food collection is done by women in rural areas, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लोग देख लो कि भाई आपका फॉर्मूला क्या है टू कैलकुलेट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, है ना, इन परसेंटेज। GCA, that is gross cropped area upon net sown area into में 100, दिस इज वॉट हमारा फॉर्मूला फॉर क्रॉपिंग इंटेंसिटी, राइट। अब ये देखो, अब हम सभी को पता है यार कि क्रॉपिंग सीजन की जब हम लोग बात करते हैं इंडिया में, तो फिर हमारे बेसिकली 3 सीजन आते हैं। कौन से वो 3 सीजन है? वो 3 सीजन है हमारे, पहला यार हमारा खारिफ है ना, द सेकेंड वन इज़ राबी एंड द थर्ड वन इज़ जैद, है ना। प्रोनाउंसिएशन आपको जो भी करनी भाई, जायद बोलो जैद बोलो, जो बोलना है बोल लो, बात एक ही है ना। लिख के तो आपको वही आना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मतलब आप बुक से भी कर सकते हो, बट भाई मैंने यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट चीज़ें लाया हूँ मैं, यहाँ के बाहर से मुझे नहीं लगता यार कुछ और आएगा, है ना। एंड अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैप कर लेंगे, एंड देन उसके अगले लेक्चर में हम लोग एक सैम्पल पेपर कर लेंगे। इनफैक्ट जो मेरा बोर्ड का पेपर था यार वही सॉल्व कर लेंगे, है ना, सेम ही पैटर्न होता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। चलो भाई, खारिफ सीज़न क्या होता है हमारा? खारिफ सीज़न हमारा शुरू होता है विद साउथ वेस्ट मानसून, अंडर विच द कल्टिवेशन ऑफ ट्रॉपिकल क्रॉप्स सच एज राइस, कॉटन, जूट, ज्वार, बाजरा एंड तूर, है ना। तो भाई ये आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आपका भाई अच्छे से हो जाए बेसिकली, है ना। तो आई होप कि आप सबको साउथ वेस्ट मानसून पता होगा, क्योंकि भाई ये हमारा था 11th में, बट जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ यार। बेसिकली मेरा इंडिया है फॉर एग्जांपल, मेरे पे यार कुछ वो नहीं है। आप बेसिकली ऐसे इमेजिन करो कि भाई इंडिया है हमारा, है ना। इंडिया में क्या होता है ना यार, विंड्स फ्लो करती है, मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ इसको। विंड्स बेसिकली फ्लो करती हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ये तो हमें पता है, राइट। तो भाई साउथ वेस्ट मानसून जो है इंडिया का प्राइमरी रेनी सीजन है, जो हमारा चलता है भाई जून से लेकर सितंबर तक, राइट। ये हमारा बेसिकली भाई 75 से 80% तक जो हमारी कंट्री की एनुअल रेनफॉल है वो बेसिकली भाई साउथ वेस्ट मानसून से ही आती है, राइट। और एक कैसे ड्रिवन है, ये हमारा हाई प्रेशर ओशन विंड्स है जो हमें रश करती हैं टुवर्ड्स लो प्रेशर लैंड, है ना। जाहिर सी बात है भाई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक हमारी जाती हैं विंड्स, ओशन विंड्स इनफैक्ट, है ना। और तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी एग्रीकल्चर के लिए, वाटर सप्लाई के, और तो और हमारी इकॉनमी के लिए, राइट। तो भाई यही था हमारा क्या, साउथ वेस्ट मानसून, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। ईस्टर्ली, वेस्टर्ली, साउथ वेस्ट मानसून, ये सब हमने पढ़ा है। बट डोंट वरी, इतना नहीं आएगा, आप लोग बस ये साउथ वेस्ट मानसून याद रखना, और ये याद रखना कि दिस इज एसोसिएटेड विथ खारिफ सीजन, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज हमारा राबी सीजन। राबी सीजन क्या होता है भाई? राबी सीजन हमारा शुरू होता है विद द ऑनसेट ऑफ विंटर इन अक्टूबर से नवंबर, है ना। कब शुरू होता है हमारा राबी सीजन? राबी सीजन हमारा शुरू होता है भाई अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और तो और ख़त्म हो जाता है यार हमारा मार्च से अप्रैल के बीच में, बेसिकली जब हमारा थोड़ा सा है ना
गर्मियाँ शुरू हुई हो जाती है ना, होली का टाइम आ जाता है, थोड़ा सा गर्मी शुरू हो जाती है, राइट। द लो टेम्परेचर कंडीशंस ड्यूरिंग दिस सीजन facilitates the cultivation of temperate and subtropical crops like wheat हो गई, ग्राम हो गया एंड मस्टर्ड हो गया, राइट। ये क्या था हमारा राबी सीजन। एंड देन आता है हमारा जैद। जैद एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन होती है समर क्रॉपिंग सीजन की, विच बिगिनस आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ राबी क्रॉप्स। जो कब शुरू होती भाई, जब हमारी हार्वेस्टिंग पूरी हो जाती है किसकी, राबी क्रॉप्स की, ठीक है। कल्टिवेशन ऑफ वाटरमेलन्स, क्यूकम्बर्स एंड फॉडर क्रॉप्स इज डन ऑन इरिगेटेड लैंड्स, ठीक है। तो अब भाई आपसे कोई भी पूछ ले कि भाई एक्सप्लेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया इन ब्रीफ, क्या आप अब आंसर कर पाओगे, है ना भाई। बहुत इजी है, आराम से सब हो जाएगा। बट भाई जितना मैं करा रहा हूँ इतना तो आप लोग कर ही लेना, है ना। इसके बाहर भाई आई डोंट थिंक सो कुछ आएगा। एंड अभी दिन आपके सीईटी भी आ जाएंगे, एंड देन सीईटी में हम लोग को वो सब भी कर लेंगे, एमसीक्यूज भी कर लेंगे, राइट। चलो भाई, अब ये आपके मैप के हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यार, पक्का ही आएंगे। सो भाई चलो भाई करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम लोग बात करें तो फिर पॉपुलेशन डेंसिटी में हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी कहाँ आती है, द आंसर इज बिहार। लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारी कहाँ आती है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हमारे राइस के, वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम एंड तमिलनाडु, राइट। एंड देन अब हम लोग आते हैं कि हमारे लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ वीट कौन से हैं, है ना। वीट हमारा कहाँ कहाँ पे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है ना, ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। तो द आंसर विल बी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ सारे स्टेट्स भाई बाय हार्ट याद कर लेना कि कौन सा स्टेट कहाँ पाया जाता है। उसी से ही आपको इसमें हेल्प मिल पाएगी अपने 10 नंबर को, है ना भाई, पक्का करने में, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी थोड़ी। अब हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ कॉटन कौन कौन से हैं, है ना। द वेरी फर्स्ट वन इज़ गुजरात, देन हमारा आता है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एंड उड़ीसा, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सब मैप पे दिखाऊंगा। सो भाई स्टे ट्यून्ड, है ना। अभी तो भाई मैं ये ले आया हूँ कि ठीक है आप इसका, है ना, क्योंकि अगर मैं बार बार, मैंने पिछले लेक्चर में भी करवाया था थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं बार बार नाम लूँगा ना भाई स्टेट्स का, तो फिर यार आपको एक आधा तो भाई याद रह ही जाएगा। एंड भाई कुछ पता नहीं है, क्या पता वही आ जाए ना, किस्मत है भाई सबकी अपनी अपनी। एंड देन आता है हमारे लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ जूट। जूट हमारा कहाँ कहाँ पे लीडिंग प्रोड्यूसिंग है, प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हमें जूट के, द वेरी फर्स्ट वन इज़ वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, आंध्रा, उड़ीसा, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एंड देन उत्तर प्रदेश। देन इसी के बाद हमारे शुगर केन के आते हैं लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड देन उत्तराखंड। उसके बाद लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ टी कौन कौन से हमारे, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका। एंड देन आफ्टर दैट लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी भाई बहुत ही ज़्यादा ईजी है ना, आएगा भी, है ना, अच्छे से करके जाना। कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु। एंड देन ये आपके इम्पोर्टेंट और माइंस हैं, पक्का आएगा भाई, है ना, याद करना पड़ेगा आपको। अगले लेक्चर में मैं आपको मैप पे मार्क कर करके दिखा दूंगा, ठीक है। आयरन ओर हमारे कहाँ कहाँ हैं, मयूरभंज, बेलाडिला, रत्नागिरी, बेलारी, है ना, आयरन ओर्स। एंड देन हमारा आता है मैंगनीज़। मैंगनीज़ हमारे कहाँ कहाँ पे मिलती है, बालाघाट, दैट इज़ इन मध्य प्रदेश, नागपुर, सुंदरगढ़, शिमोगा। ये सब आपको भाई स्टेट्स याद करने पड़ेंगे आप लोग, तभी इसको कर पाओगे। एंड देन आते हैं हमारे कॉपर माइंस। कॉपर माइंस हमारे कहाँ कहाँ मिलते हैं, कॉपर माइंस हमारे मिलेंगे आपको हज़ारीबाग, खेतरी एंड सिंहभूम में। बॉक्साइट माइंस कहाँ कहाँ, कतनी, बिलासपुर, कोरापुट। एंड देन आते हैं हमारे कोल माइंस। कोल माइंस हमारे कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, झारिया में, बोकारो, रानीगंज, सिंगारेनी एंड नेवली। उसके बाद ऑयल रिफाइनरीज कहाँ कहाँ है हमारी, पानीपत है, मथुरा है, जामनगर है, बरौनी है। उसके बाद भाई हमारे कुछ मेजर सी पोर्ट्स भी आते हैं। मेजर सी पोर्ट्स हमारे कौन कौन से हैं, कांडला हो गया, मुंबई, मारमगांव, मैंगलोर, कोची, टूटीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, ठीक है।
एंड देन भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी हमारे रुको, बेसिकली हमारे 25 मेजर एयरपोर्ट्स हैं, बट उनमें से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन कौन से जो हमारे इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अमृतसर पक्का आएगा, मेरे में भी आया था। न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, अहमदाबाद, मुंबई, मैंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड देन कोलकाता। ठीक है, फिर आते हैं भाई हमारे एरियाज़ कौन कौन से हमारे सब्सिस्टेंस गैदरिंग के। एरियाज ऑफ सब्सिस्टेंस गैदरिंग हमारे कौन कौन से भाई? नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा, अमेजोन बेसिन, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्दर्न फ्रिंजेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देन एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग कौन कौन से हमारे? साउथ वेस्ट अफ्रीका हो गया, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया हो गया, वेस्टर्न मेडागास्कर हो गया, को रीजन फ्रॉम अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका टू मंगोलिया टू सेंट्रल चाइना एंड सेंट्रल चाइना, है ना भाई। ये सब आपका आ सकता है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, सो भाई प्लीज़ अच्छे से करके जाना इनको। देन आते हैं हमारे एरियाज़ कौन कौन से हमारे ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन। अमेरिकन प्रेरीज हो गया, रेशियन स्टेपीज हो गया, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेल्स ऑफ अफ्रीका, पैम्पाज ऑफ अर्जेंटीना। देन हमारा आता है एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग, राइट, कि मिक्स फार्मिंग हमारी कहाँ कहाँ पे, मतलब उसके एरियाज़ कौन कौन से हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, कैंपास, पैम्पास, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया। देन हमारे मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं, ये सब इंटरनेशनल सी पोर्ट्स में ही आते हैं मार्क करने को, राइट। नॉर्थ केप हो गया, लंदन हो गया, हैम्बर्ग हो गया, स्विस हो गया, स्विस कैनाल, डर्बन, केप टाउन, पोर्ट, सिडनी, मेलबर्न, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑर्लियंस, कोलोन, रियो डी जेनेरियो, वालपराइसो, राइट। ये आपके सारे इंटरनेशनल सी पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है जो। देन आते हैं हमारे एशिया के सबसे इम्पोर्टेंट, कराची हो गया, शंघाई हो गया, एडन, कोलकाता, हांगकॉन्ग एंड देन योकोहामा, राइट। देन हमारे आते हैं इनलैंड वाटरवेज इंपॉर्टेंट जो आपके बहुत ही ज़्यादा हैं, वो हैं भाई सेंट लॉरेंस है, पनामा कैनाल, राइन वाटरवे एंड स्विस कैनाल। अब देखो भाई, अगला क्वेश्चन जो आपका आएगा आपके एग्ज़ाम में, दैट कुड बी, या फिर मैं कह लूँ भाई दैट विल बी अबाउट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, है ना। हमने पढ़ी भाई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, तो चलो अब इसका हम लोग थोड़ा सा भाई रिकैप ले लेते हैं ना, देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंटर्स हमें लिख के आना है हमारे एग्जाम में, है ना। द थ्योरी डिस्क्राइब्स दैट द पॉपुलेशन इन रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्ड्स एंड हाई डेथ्स टू लो डेथ्स, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंटर जो हम लोग ये लिखेंगे भाई कि जो थ्योरी हमारी पूरी की पूरी, ये हमारी बताती है यार कि कैसे एक पॉपुलेशन किसी भी रीजन में, किसी भी टेरिटोरी में बदल जाती है फ्रॉम हाई बर्ड्स एंड हाई डेथ्स टू लो डेथ्स, ठीक है। A society which is rural and agrarian changes to an urban and industrialized society, या फिर आप कह लो इंडस्ट्रियल सोसाइटी। एंड देन हमारा थर्ड पॉइंट क्या होगा उसका, अ सोसाइटी और इलिटरेसी इज प्रेवलेंट चेंजेस टू लिटरेट सोसाइटी। तो क्या था हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का कहना? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का हमारा कहना ही यही था भाई, मेनली तीन चीज़ें थी भाई। सबसे पहला क्या है कि भाई ठीक है, एक रीजन था जहाँ पे पहले भाई बच्चे काफ़ी पैदा हो रहे थे, है ना, लोग काफ़ी मर रहे थे, बट देन धीरे धीरे भाई डेथ्स होनी कम हो गई, है ना। एंड देन सेकेंडली भाई एक सोसाइटी जहाँ पे रूरल है, एग्रेरियन है, एग्रेरियन यानी कि भाई वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, वो भाई बदल जाती है टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, राइट। एंड देन आता है हमारे भाई अ सोसाइटी वेर इलिटरेसी इज प्रेवलेंट चेंजेस टू अ लिटरेट सोसाइटी है, जहाँ पे जो लोग बेसिकली अनपढ़ थे धीरे धीरे वो लोग अब पढ़ना चालू हो जाते हैं भाई, लिटरेसी रेट हमारी बढ़नी शुरू हो जाती है, राइट। एंड देन अब हम लोग आते हैं भाई टाइप्स ऑफ सर्विसेज पे, है ना, हमारी कौन कौन सी टाइप की सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है भाई कि ठीक है, एक लो ऑर्डर सर्विस है मेरी। लो ऑर्डर सर्विस हमारी कौन कौन सी भाई, जैसे ग्रोसरी शॉप्स पे जो आपको लोग मिलेंगे, है ना, एंड भाई हाउस मेड्स वगैरह आपकी, है ना, वाइड स्प्रेड एंड कॉमन है काफ़ी लो ऑर्डर सर्विसेज, जो आपके बेसिकली भाई कपड़े प्रेस करने वाले आते होंगे, गाड़ी साफ़ करने वाले आते होंगे आपके घर पे, तो ये आती है हमारी लो ऑर्डर सर्विसेज में। हाई ऑर्डर सर्विसेज में हमारा कौन कौन आते हैं? हाई ऑर्डर सर्विसेज में आते हैं हमारे सबसे पहले हमारा अकाउंटेंट, कंसल्टेंट एंड फिजिशियन, ये सारे आपके हाई ऑर्डर सर्विसेज हैं। एंड देन सेकेंडली क्या है हमारा, हाईली स्पेशलाइज्ड एंड नॉट सो कॉमन, राइट। अब हमें देखते हैं यार कि टाइप्स ऑफ सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। तो चलो सबसे पहले हमारी टाइप ऑफ सर्विस है जो हमारी वो है गवर्नमेंट एडेड सर्विस।
ये हमारे इंक्लूड करती है भाई मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज एंड ब्रिजेस, मेंटेनिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट सुपरवाइज बाय supervised by और performed by गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होती है हमारी, ये हमारी इंक्लूड करती है भाई ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी एंड वाटर सप्लाई। A number of corporations have been established by state and union legislation to supervise and control the marketing of such services, है ना, या फिर भाई सुपरवाइजिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ सर्विसेज, ये आप कह लो। देन आती है हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज। प्रोफेशनल सर्विसेज हमारी कौन कौन सी होती हैं, ये ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनमें हमारे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूडेड होते हैं ना, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, मैनेजमेंट वाले हो गए, है ना, जो भाई हमारी प्रोवाइडेड बाय बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड, next one is services based on the market. These include recreation and entertainment services. Their location depends on the market. Multiplexes, restaurants, है ना, ये सारे हैं हमारे कौन सी लोकेशन में अपना बेसिकली बिजनेस सेटअप करते हैं, दैट इज सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। ये आपको लिख के आना है भाई, पूरे नंबर मिलेंगे ट्रस्ट में, है ना। और क्यों, ड्यू टू हाई क्लास कंज्यूमर्स, ठीक है। एंड देन आता है हमारे पर्सनल सर्विसेज एंड डोमेस्टिक सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय डोमेस्टिक वर्कर्स, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी वर्कर्स हमारे हेल्प करते हैं टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ। एग्जाम्पल, हाउस कीपर्स, कुक, गार्डनर्स एंड एक्सेट्रा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अगला है हमारा कि भाई WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको भाई क्या क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, बेशक आ सकता है भाई, तो कर लेते हैं एक बार, है ना। तो भाई इट इज़ सीन दैट द WTO डज नॉट मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ फ्री ट्रेड एंड दस वाइडनिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बाय मेकिंग रिच कंट्रीज मोर रिच। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर आप मान लो WTO के शूज़ में होते तो फिर आप किसकी एडवाइस ज़्यादा सुनते हैं, डेवलप्ड नेशंस की या फिर अंडर डेवलप्ड नेशंस की, या फिर आप बोलो डेवलपिंग नेशंस की। मैं होता भाई तो फिर मैं ऑनेस्टली डेवलप्ड नेशंस की सुनता, क्योंकि ऑफ कोर्स वो डेवलप्ड है भाई, उनकी एडवाइसेस ज़्यादा पॉलिश रहेंगी, राइट। तो फिर कुछ ऐसे ही हमारे WTO के साथ भी कि भाई फ्री ट्रेड नहीं हो रहा है ना, वो भाई नेगेटिव इफेक्ट्स को हमारा काउंटर नहीं कर रहा है, बल्कि भाई जो गैप है हमारा बिटवीन डेवलप्ड नेशंस एज वेल एज डेवलपिंग और एंड एज वेल एज आप कह लो अंडर डेवलप नेशंस, उसके बीच में भाई जो गैप है वाइडन ही होता जा रहा है ना। क्योंकि भाई WTO हमारा गरीबों को और गरीब कर रहा है और रईसों को और रईस कर रहा है, राइट। द सिचुएशन डेवलप बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंशियल हैबिट्स इन द WTO, है ना, विच फोकसेस मोर ऑन देयर कमर्शियल इंटरेस्ट। तो क्या है भाई कि मेनली जो काम होता है WTO का वो US के सुनने पे होता है, क्यों, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स सेटअप ही US ने करा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। तो बेसिकली यही है यार कि WTO ना ज़्यादातर बायस्ड है टूवर्ड्स डेवलप्ड नेशंस, ठीक है। एंड उसमें से एक डेवलप्ड नेशन हमारा USA भी आता है, राइट। एंड भाई WTO अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए भी भाई काम करता है, सो अच्छी बात नहीं है, बट भाई क्या ही कर सकते हैं। बिसाइड्स दीज मेनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव नॉट फुली ओपन देयर मार्केट प्रोड्यूसर्स फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस, ठीक है भाई। तो बेसिकली यार फ्री ट्रेड कैसे होता है, जब बॉर्डर्स खुल जाते हैं भाई, है ना, टैरिफ्स कम हो जाते हैं लगना। डेवलप्ड नेशंस, देखो मैं बता देता हूँ, ये है मेरा डेवलपिंग, है ना, ये है मेरा डेवलप्ड और ये है मेरा अंडर डेवलप्ड, है ना। तो भाई क्या करना पड़ेगा अगर फ्री ट्रेड होना है, ये जो मेरे डेवलप्ड नेशंस हैं भाई, इनको दरवाजे खोलने पड़ेंगे, अपने मार्केट्स ओपन करने पड़ेंगे फॉर डेवलपिंग एज वेल एज अंडर डेवलप्ड नेशन, तभी हमारा फ्री एंड फेयर ट्रेड हो पाएगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। बट अगेन भाई ये जो डेवलप्ड नेशंस है भाई नहीं अपने मार्केट्स ओपन करते हैं, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स क्यों ही करेंगे, है ना, बट करना चाहिए। इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो नोन एज दैट सम इम्पॉर्टेंट इशूज़ लाइक हेल्थ, वर्कर्स राइट, चाइल्ड लेबर एंड एनवायरनमेंट आर इग्नोर्ड इन WTO, राइट। तो भाई इसलिए हमारे क्रिटिसाइज कर जाता है कौन,
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे दो टाइप्स के होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ नेगेटिव स्लैश अनफेवरेबल। ये हमारा तब अकर करता है जब भाई हमारी वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इज मोर दैन, जस्ट अ सेकेंड, इज मोर दैन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट, ठीक है। एंड देन पॉजिटिव हमारा कब होता है? पॉजिटिव हमारा तब होता है जब इट अगर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज मोर दैन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स, ठीक है। अब ये भाई ये देखो, ये आपका आ सकता है भाई, ये आपकी तीन स्टेजेस हैं, है ना। तीन तो क्या है भाई, मैंने यहाँ पे दो लिखे हैं, कहीं पे इधर उधर हो गया होगा, लेट मी चेक वंस। हाँ, तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे, वो एक पॉइंटर छूट गया है एंड दैट पॉइंटर वाज हमारा फेज़ वन, ठीक है। तो भाई देखो, मैं ऐसे ही बता देता हूँ फेज़ वन में क्या होता था। मैं बस एक बार उसकी टाइमलाइन देख लेता हूँ, है ना, कहीं भाई मैं गलत ना बता दूँ। ओके, सो हमारे बेसिकली ग्रोथ के, या फिर आप कह लो फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ में हमारे तीन फेजेस हैं। तीन फेजेस कौन कौन से हमारे? हमारा एक फेज़ वन आता है, दैट वाज द फेज ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ, आप कह लो, है ना, या फिर आप कह लो स्टेडी ग्रोथ। ये हमारा चला था भाई 1901 से 1921 तक, ठीक है। इस फेज़ में मेरा क्या हुआ था? इस फेज़ में मेरा बेसिकली यार काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ चल रही थी मेरी, और तो यार काफ़ी ज़्यादा भाई डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, इनफैक्ट, है ना। लो ग्रोथ तो थी ही थी, और तो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, एंड नेगेटिव ग्रोथ थी हमारी बिटवीन 1911 टू 1921, ठीक है। एंड देन भाई दूसरा पॉइंट ये था हमारा कि भाई इस पर्टिकुलर फेज में ना बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स वर हाई ड्यू टू पुअर हेल्थ एंड भाई लैक ऑफ मेडिकल सर्विसेज एंड फूड शॉर्टेजेस, है ना। यार जाहिर सी बात है, हम लोग कब की बात करें, 1901 से 1921 तक की। तो उस टाइम में भाई हमारा डेवलपमेंट एब्सोल्युटली ज़ीरो था, एंड हमारी जो ग्रोथ थी भाई वो भी नेगेटिव में चल रही थी। तो फिर आप लोग सोच सकते हो कि भाई लोगों को नॉलेज नहीं थी अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड ऑल दैट, राइट। और तो और भाई हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी कुछ खास तो था नहीं। तो भाई लोग पैदा तो हो रहे थे बहुत ही ज़्यादा, और तो और मर भी बहुत ज़्यादा रहे थे। तो बेसिकली बैलेंस आउट हो जा रहा था, एंड उसकी वजह से एक स्टडी ग्रोथ हमें देखने को मिलती थी कि ठीक है भाई चलती ही जा रही है, ना ही तो बढ़ रही है ना ही तो कम हो रही है ना, बैलेंस आउट हो जाता था किस फेज़ में, फेज़ नंबर वन में। देन आता है हमारा फेज़ टू। फेज़ टू होता है हमारा 1921 से 1951 तक का। दिस इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया। इस टाइम पीरियड में बेसिकली हमारे दिस वाज द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फर्टिलिटी रिमेन्स हाई बट डिक्रीजेज विद टाइम, है ना। भाई ये मैंने अपने उसमें एरो एरो का लगा के कर लिया, बट आप लोग पूरा लेके आना, है ना। तो हाँ, देन भाई रिड्यूस मोर्टालिटी रेट्स ड्यू टू इंक्रीज इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ की, ठीक है भाई जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ थे भाई वो मरने कम हो गए, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लो, या फिर आप कह लो कि भाई ठीक है ओवरऑल जो मेरी पॉपुलेशन थी उसका मोर्टालिटी रेट यार काफ़ी कम हो गया था, राइट। क्यों? क्योंकि भाई अब मेडिकल सर्विसेज बढ़ रही थी, मेरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी अब मेरी टॉप नॉच हो रही थी, है ना। अभी पूरी तरीके से नहीं हुई, बट हाँ भाई हो रही थी। ड्यू टू वाइडनिंग गैप बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट्स पॉपुलेशन ग्रोज एट एन एक्सेप्शनली हाई रेट। तो अब क्या हुआ भाई, बच्चे पैदा तो हो रहे हैं, है ना, बट भाई जो लोग पहले मर रहे थे वो बेसिकली सरवाइव कर रहे हैं ड्यू टू गुड हेल्थ केयर सिस्टम। तो भाई यहाँ पे होता है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना भाई, एकदम से एक्सप्लोड कर जाती है पॉपुलेशन। नेट एडिशन ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टेज। एंड देन आता है हमारा स्टेज नंबर थ्री, दैट इज़ ये मेरा वो फेज़ है जिसमें भाई 1951 से 1981 तक चलता है मेरा। इसमें मेरा डिक्लाइन होता है भाई इन फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी रेट। बर्थ रेट इज इक्वल्स टू डेथ रेट हो जाता है मेरा, एंड देयर इज लिटिल ग्रोथ इन पॉपुलेशन। द थर्ड पॉइंट इज कि भाई पॉपुलेशन बिकम्स मोर अर्बनाइज्ड एंड लिटरेट।
बेसिकली अभी तक भी ये चल ही रहा है मेरा, है ना, ऐसा ही कुछ चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो यस। एंड हाँ, अब आप लोग ये देखो, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। ये है मेरा कि भाई ये आएगा आपका, पक्का आएगा कि भाई ह्यूमंस एंड नेचर आर इनसेपरेबल। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स हैं और तो और जो हमारा नेचर है भाई, आप उनको सेपरेट बिल्कुल नहीं कर पाओगे। अगर आपने बस ह्यूमंस को अकेला छोड़ दिया तो फिर अगर आपने नेचर को बनाया ही नहीं तो फिर भाई ह्यूमंस ऐसे एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, है ना। एंड अगर मान लो आपने नेचर बना दिया एंड ह्यूमंस नहीं बने तो भाई नेचर को मॉडिफाई कौन करेगा, है ना। टेक्नोलॉजी से भाई एडवांसमेंट्स कौन लाएगा? कोई भी नहीं ला पाएगा। तो फिर भाई बेसिकली दे बोथ आर इंसेपरेबल, है ना भाई। अगर एक है तो दूसरा है, वरना भाई कुछ नहीं है ना। अब ये देखो, मैन हैज़ क्रिएटेड द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट बाय मेकिंग रोडवेज एंड रेलवेज। ये आपके काफ़ी लेमैन पॉइंटर्स हैं, इनको आप अच्छे से करके जाना हो जाएगा, है ना। बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन फिनोमेना आर डिस्क्राइब्ड इन मेटाफर यूजिंग सिंबल फ्रॉम द ह्यूमन एनाटॉमी, जैसे कि माउथ ऑफ द रिवर, नोज ऑफ द ग्लेशियर एंड प्रोफाइल ऑफ सॉइल। Man has described villages, towns, states and countries as organisms and a network of roads and railways as arteries of circulation। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट्स हैं आपकी, प्लीज़ लिख के आना, हो जाएगा आपका राइट। देन भाई ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके, पॉइंटर्स हैं, इनको आप एलैबोरेट करके आएंगे अच्छे से, है ना, कि भाई प्रॉब्लम्स क्या क्या है मेरे स्लम्स की। तो सबसे पहले भाई ब्रोकन डाउन हाउसेस, है ना, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, पुअर वेंटिलेशन, लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़, है ना भाई, एंड नैरो स्ट्रीट पैटर्न्स, देन अनरेगुलेटेड ड्रेनेज सिस्टम एंड ओपन डिफिकेशन। ठीक है। देन हम लोग आते हैं भाई कि हमारे 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है हमारा इक्विटी। इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी का मतलब होता है भाई इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि भाई कॉन्टीन्यूटी मिले इन अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर जनरेशन, है ना। ऐसा ना हो कि भाई अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड अभी से ही एग्जॉस्ट होना चालू हो गए हैं हमारे रिसोर्सेज, तो भाई ऐसा ना हो जाए कि एक टाइम पे चल के बस मैं ही सब खा जाऊँ और भाई मेरी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ बचा ही ना। ठीक है। तो बस यही है। ओके, तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है भाई? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लेबर और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क, है ना। भाई आपकी कितनी एफिशिएंसी है किसी काम को करने की, दैट इज़ व्हाट प्रोडक्टिविटी है ना। ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स को ही टारगेट करता है, ह्यूमन लेबर को ही टारगेट करता है। कौन? प्रोडक्टिविटी। देन आता है हमारा एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का क्या मतलब होता है? हैविंग पावर दैट एनेबल्स पीपल टू मेक चॉइसेस। आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में काफ़ी सोचते होगे, बट भाई एम्पावरमेंट बस वुमेन तक ही सीमित नहीं है, इट इज़ अ क्वाइट अ ब्रॉड कंसेप्ट। ठीक है। इसका मेन मतलब ये होता है कि भाई हैविंग पावर, आपके पास खुद की पावर हो कि भाई आप अपनी चॉइसेस खुद बना पाओ, राइट। एंड देन अब आते हैं हमारे अप्रोचेस। ये थे आपके क्या? ये थे आपके 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हमें देखना है कि भाई अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है। सबसे पहला है हमारा इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच हमारा ओल्डेस्ट अप्रोच है। इसका क्या बेसिकली मतलब है कि भाई मोर द टोटल इनकम ऑफ द नेशन, मोर द डेवलपमेंट। ठीक है भाई, कि जितनी ज़्यादा पैसा एक कंट्री में होगा उतनी ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट होगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, क्योंकि ऑफ कोर्स यार इनकम तो बटी हुई है ना। इनकम जैसे कहीं पे भी यार स्टडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई 100 लोगों की एक ही इनकम है, ऐसा नहीं होगा। 100 में से भाई 50 गरीब होंगे, 50 अमीर होंगे, एंड उन 50 अमीरों में भी भाई जो इनकम होगी वो डिफर करेगी, राइट। देन आता है हमारा वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच हमारा भाई ह्यूमन बींग्स को एक सेंट्रल पोजीशन पे ले आता है, जहाँ पे ही और शी इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है। गवर्नमेंट को भाई मैक्सिमाइज करनी पड़ती है इट्स एक्सपेंडिचर ऑन वेलफेयर ऑफ पीपल लाइक ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल अम्यूनिटीज़। ये मेरा है वेलफेयर, राइट। देन आता है मेरा मिनिमम नीड्स अप्रोच। मिनिमम नीड्स अप्रोच मेरी प्रपोज करी थी ILO ने, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दिस वॉज कंसिडर्ड एज बेसिकली 6 बेसिक नीड्स हमारी बताई गई थी उसमें। कौन कौन सी 6 बेसिक नीड्स हैं भाई?
हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड है, वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग है, राइट। देन आती है हमारी कैपेबिलिटीज़ अप्रोच। कैपेबिलिटीज़ अप्रोच मेरी पुट फॉरवर्ड करी गई थी बाय प्रोफेसर अमर्त्य सेन, है ना। ये अप्रोच मेरा क्या कहता है, दिस पर्टिकुलर अप्रोच एडवोकेटेड ऑन बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ इन हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू इंक्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। एंड देन अब हम लोग आते हैं कि भाई हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो भाई कुछ मेजर्स हैं मेरे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। कौन कौन से? द वेरी फर्स्ट वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मेरा दिया गया था भाई, इट वॉज गिवन बाय डॉक्टर महबूबुल हक। द मेजर फॉर एक्सेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री इन हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस रिसोर्सेज। बेसिकली एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक बनाया गया जिसमें ईच डायमेंशन इज गिवन अ वेटेज ऑफ 1/3, ठीक है। एंड देन ह्यूमन पॉवर्टी क्या है हमारा, ये बेसिकली मेरा मेजर करता है द शॉर्ट फॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन नॉन इनकम मेजर्स, ठीक है। कौन कौन से मेजर्स हैं? पहला मेजर है मेरा कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक बंदा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा 40 साल तक, है ना। देन है मेरी एडल्ट लिटरेसी रेट, नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, एंड देन नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट। ये क्या है हमारा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। अदर वेज कौन कौन से मेरे अदर वेज हैं भाई, मेरे लेवल ऑफ करप्शन, पॉलिटिकल फ्रीडम इन अ रीजन, ठीक है। एंड देन अब कुछ मेरे इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं भाई। द वेरी फर्स्ट वन इज़ हमारा द पनामा कैनाल। पनामा कैनाल मेरा ज्वाइन करता है अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक इन द वेस्ट। ये मेरा कंसेप्ट करा गया था बाय द यूएस गवर्नमेंट अक्रॉस द पनामा इस्थमस बिटवीन पनामा सिटी एंड कोलोन, ठीक है। ये मेरा लगभग 72 किलोमीटर लंबा है भाई, डीप कटिंग है इसकी 12 किलोमीटर तक की। पनामा कैनाल में मेरे 6 लॉक सिस्टम्स हैं। ये रिड्यूस कर देता है मेरा डिस्टेंस फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को बाय 13,000 किलोमीटर, ठीक है। इट इज़ क्वाइट वाइटल फॉर द इकोनॉमीज ऑफ लैटिन अमेरिका। देन आता है मेरा स्विस कैनाल। स्विस कैनाल मेरा कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को एंड किससे करता है, रेड सी से, राइट। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1869 इन इजिप्ट बिटवीन पोर्ट सैद इन नॉर्थ एंड पोर्ट स्विस इन द साउथ। यूरोप को एक नया गेटवे मिल चुका था टू द इंडियन ओशन। इसने कम कर दिया था भाई डायरेक्ट सी रूट डिस्टेंस बिटवीन लिवरपूल एंड कोलंबो एज कम्पेयर टू द केप ऑफ गुड होप। ये बेसिकली एक और एक मेरा कैनल टाइप ही है ना, केप ऑफ गुड होप। स्विस कैनाल मेरा लगभग 160 किलोमीटर इन लेंथ एंड 11 to 15 मीटर डीप। टोटल टाइम टेकन टू क्रॉस द कैनाल इज 10 to 12 आवर्स, ठीक है। देन आता है मेरा द राइन वाटरवेज। राइन वाटरवेज मेरा क्या क्या है, ये मेरा कनेक्ट करता है भाई इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स विद नॉर्थ अटलांटिक सी रूट्स, ठीक है। ये जो रिवर है इट फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड नेदरलैंड्स। इट इज़ नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर्स फ्रॉम रोटरडम दैट इज इन नेदरलैंड्स टू बेसिल विच इज़ इन स्विट्जरलैंड। रर river joins the Rhine from the east, flows through a rich coal field, and the whole basin has become a prosperous manufacturing area। बेसिकली मेरा भाई केस बेस्ड स्टडी में मेरा ये आया था राइन वाटर के ऊपर, राइट। एंड देन भाई डिसल्डॉर्फ इज द इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर राइन वाटर वेज, ठीक है। देन आते हैं मेरे फीचर्स क्या क्या हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर मेरा भाई इंट्रोड्यूस किया गया था बाय यूरोपियंस इन द कॉलोनीज विच वर सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल एरियाज मेनली प्रॉफिट ओरिएंटेड, ठीक है। क्रॉप्स ग्रोन आर टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, कॉटन, पाम ऑयल, बनाना, शुगर केन एंड पाइनएप्पल्स, ठीक है। देन भाई स्टेट्स और प्लांटेशंस आर लार्ज एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड इन देम आर ऑल्सो लार्ज। Managerial and technical support is provided and cultivation is done by scientific methods, right. Single crop specialization is there. Cheap labor and good transportation system which links the estates to the factories and markets for the export of products are essential. देन आते हैं अपन लोग अब एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर पे। जो इंटीरियर पार्ट्स हैं मेरे ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स आर सूटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्टिवेशन एंड द प्रिंसिपल क्रॉप ऑफ दिस कल्टिवेशन इज वीट, ठीक है। ये मेरा कंपनी कर जाता है भाई अदर क्रॉप्स सच एज भाई कॉर्न हो गया, बार्ली हो गया, ओट्स हो गया, ड्राई हो गया, राइट।
Due to larger area of the farm, the complete operation of cultivations are mechanized from plowing to harvesting, right? Then by machines जैसे कि मेरी combine crews are able to harvest several hectares of land in a day. अगला पॉइंटर देखते हैं. अगला पॉइंटर है हमारा कि देयर इज़ लो यील्ड पर एकड़ बट हाई यील्ड पर पर्सन. कि भाई मेरा लो यील्ड है पर एकड़ बट भाई जो पर पर्सन यील्ड है मेरा वो काफ़ी ज़्यादा हाई है. यूरोपियन स्टेपीज, कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज इनके एग्जाम्पल्स हैं. एंड देन अब हम लोग देखते हैं भाई कि सी पोर्ट्स एंड गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमारे कौन कौन से. तो देखो, emergence of ports as the gateways of international trade became important after the coming of European traders and colonization of country by the British. ठीक है. This led to various variations in the size and quality of the ports. फिर भाई इसी के चलते मेरे दो टाइप के पोर्ट्स आ जाते हैं अब, मेजर पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स. ठीक है. मेजर पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं मेरे? मेजर पोर्ट्स मेरे वो पोर्ट्स होते हैं जो मेरे इस्तेमाल कर जाते हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड हैज़ अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. माइनर पोर्ट्स मेरे कौन कौन से होते हैं? बेसिकली सप्लीमेंट होते हैं टू द मेजर पोर्ट. 5 टाइप्स ऑफ पोर्ट्स मेरे कौन कौन से भाई? सबसे पहले है मेरा ऑयल पोर्ट्स, पोर्ट्स ऑफ कॉल, पैकेट स्टेशन, इंटरपोर्ट पोर्ट्स एंड देन नेवल पोर्ट्स. ठीक है. अब है मेरा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, adoption of renewable resources in place of exhaustible sources like solar power, wind, geothermal energy, है ना. ये आते हैं आपके क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि भाई आप लोग कैसे कंजर्व कर सकते हो अपने मिनरल रिसोर्सेज को, एक्सप्लेन करिए, है ना. तो ये सब आ जाता है. यूज ऑफ रिसाइकल्ड स्क्रैप मेटल्स लाइक कॉपर, लीड एंड जिंक शुड बी एनकरेज्ड. यूज ऑफ सब्सटीट्यूट्स फॉर स्कार्स मेटल्स में also reduce their consumption. Exports of strategic and scarce minerals must be reduced. ठीक है. अब मेरे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे अफेक्ट करते हैं भाई वर्ल्ड पॉपुलेशन को? तो देखो, जोग्राफिकल फैक्टर्स है मेरा. सबसे पहला है मेरा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना, लैंड फॉर्म्स, रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल्स. इकोनॉमिक कौन कौन से मेरे इकोनॉमिक फैक्टर है मेरा भाई? अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, सोशियो एंड कल्चरल हो गया मेरा भाई, कल्चरल सिग्निफिकेंस, सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, गवर्नमेंट अनरेस्ट. ठीक है. एंड देन भाई हमारे दो टाइप के फैक्टर्स भी आते हैं, पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर्स. आई होप आप ये कर पाओगे क्योंकि भाई काफ़ी सिंपल है ये, राइट. तो चलो अगला है मेरा भाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, है ना. इसमें मेरे दो टाइप्स आ जाते हैं फिर से, ट्रांस साइबेरियन रेलवे एंड ट्रांस कैनेडियन रेलवे. ट्रांस साइबेरियन रेलवे मेरा क्या है भाई? देखो, ये मेरा मेजर रेल रूट है ऑफ रशिया. इट रन्स फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक. इट पासिस थ्रू मॉस्को, उल्फा एंड चीटा. And in Asia, it is the most important route and the longest. Two important centers are Cheetah, an important agro center, and then Irkutsk. It is quite a popular fur center. एंड भाई ट्रांस कैनेडियन रेलवे हमारा 7,050 किलोमीटर भाई लॉन्ग रेल है कनाडा में. इट रन्स फ्रॉम हैलिफैक्स इन ईस्ट टू वैंकूवर ऑन द पैसिफिक कोस्ट. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1886 टू मेक ब्रिटिश कोलम्बिया ऑन द वेस्ट कोस्ट. एंड भाई इसको अपन लोग कंसिडर करते हैं एज इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा. ठीक है. इट इज़ कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा. आगे देखते हैं हम लोग. अगला है हमारा मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है. विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रीज बेसिकली. अब देखो मेरी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, मैं उनको कैसे डिटरमिन कर सकता हूँ कि ठीक है भाई आप लोग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हो. सबसे पहला उनका एक स्कोर होना चाहिए बिटवीन 0.550 अप टू 0.699. इस लिस्ट में बेसिकली 37 कंट्रीज आती हैं. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव इमर्ज्ड रिसेंटली आफ्टर द पीरियड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है. मेनी ऑफ दीज कंट्रीज आर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर बाय अडॉप्टिंग मोर पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज़. ठीक है भाई, पॉलिसीज़ तो ऑफकोर्स अच्छा करेगी ताकि वो भाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आगे बढ़ पाए, राइट. And then by many countries have faced political instability and social uprising in the recent years. ठीक है. देन भाई आते हैं अब हम लोग इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स. दो इंडस्ट्रीज है मेरी जो बेसिकली बेस्ड है मेरे रॉ मटेरियल्स पे.
सबसे पहली है भाई मेरी एग्रो बेस्ड मेरी बेसिकली एग्रीकल्चर से ही डिराइव्ड है, राइट। एग्रो बेस्ड में मेरा क्या है भाई, इट इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स obtained from agricultural farms and fields into finished products। ठीक, एग्जाम्पल हो गया मेरा भाई शुगर, पिकल, स्पाइसेस। फूड प्रोसेसिंग मेरा क्या है भाई, इसमें इंक्लूड होता है मेरा कैनिंग हो गया, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फूड प्रोसेसिंग एंड कन्फेक्शनरी आइटम्स। ठीक है, बेसिकली भाई प्रिजर्विंग टेक्निक्स सच एज डाइंग, फर्मेंटिंग एंड पिकलिंग, ये होता है हमारा फूड प्रोसेसिंग में, राइट। एंड देन अब हम लोग देखते हैं भाई कि यूथ प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया क्या क्या हैं। तो देखो, सबसे पहला है हमारा कि भाई लोअर एज एट मैरिज, भाई बाल विवाह है ना, अभी भी होता है। इट इज़ क्वाइट प्रेवलेंट इन रूरल एरियाज। ठीक है, इलिटरेसी है ना, पर्टिकुलरली फीमेल्स, भाई स्कूल ड्रॉप आउट्स काफ़ी हैं, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, हाई रेट ऑफ HIV/AIDS इन्फेक्शन। मेजर्स क्या क्या हैं भाई जो हम लोग ले सकते हैं, फिर ले लिए हैं, है ना। दो पॉलिसीज़ हमारी कौन कौन सी ऐसी, सबसे पहली पॉलिसी है हमारी भाई नेशनल यूथ पॉलिसी, जो हमें लाई गई थी 2014 में। एंड द सेकेंड वन इज नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विच वॉज इंट्रोड्यूस इन 2015। एंड अब ये है हमारा नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया। नेशनल वाटरवे 1 हमारा जाता भी इलाहाबाद से हल्दिया तक, विच इज़ 1620 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 2 जाता है हमारे भाई सादिया टू धुबरी, विच इज़ 891 किलोमीटर लॉन्ग। एंड देन आता है हमारा भाई NW3, दैट इज नेशनल वाटरवे 3, विच रन्स फ्रॉम कोटापुरम टू कोलम, 205 किलोमीटर्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। तो सबसे पहला है हमारा भाई फिजिकल, कल्चरल एंड एथनिक एंड इन सिक्योरिटी। फिजिकल में मेरा क्या क्या आता है भाई, दीज इंक्लूड्स नेचर ऑफ टेरेन, ऑल्टीट्यूड, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कल्चरल एंड एथनिक में मेरा क्या क्या आ सकता है भाई, कि भाई दीज इंक्लूड सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट एंड रिलीजन वगैरह वगैरह, है ना। एंड देन माई सिक्योरिटी की भाई डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट्स एंड रॉबरीज, ये ऑफ कोर्स होता है। एंड देन अब हम लोग देखते हैं कि भाई बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमारे क्या क्या है। सबसे पहला बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है मेरा भाई की डिफरेंस इन रिसोर्सेज, है ना। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अलग होता है, मिनरल रिसोर्सेज अलग होते हैं, क्लाइमेट अलग होता है जगहों का। पॉपुलेशन फैक्टर मेरा भाई की कल्चरल पॉपुलेशन अलग है ना, साइज ऑफ पॉपुलेशन कम है या फिर ज़्यादा, बेसिकली कम ही है, तभी ये मेरा एक बेसिस बन जाता है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी है एक कंट्री के, है ना, एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। एंड देन अब आप लोग ये देखो भाई कि मिक्स्ड फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग, इनमें आपका डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंस क्या, बेसिकली एक्सप्लेन करने को आ सकता है। मिक्स फार्मिंग मेरी क्या है भाई, मिक्स फार्मिंग मेरी मॉडरेट इन साइज में, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन आर राई, मेज, फॉर्डर, है ना, फीड एनिमल्स, मतलब फॉर्डर जो है मेरा ये एनिमल्स को फीड करने में हेल्प करता है ना। क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग मेंटेन्स सॉइल फर्टिलिटी व्हेन यू टॉक अबाउट मिक्स फार्मिंग। ठीक है, डेयरी फार्मिंग मेरी क्या है, मोस्ट मॉडर्न एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ मिल्क एनिमल रियरिंग, हाईली कैपिटल इंटेंसिव यार, यानी कि इसमें पैसा बहुत लगता है, हाईली लेबर इंटेंसिव एज वेल, यानी कि यार लोग भी काफ़ी लगते हैं इसमें, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, अगला है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल, है ना। तो देखो कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं इसके इंपॉर्टेंट, रिग्रेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स शैल बी अवॉइडेड, लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग, है ना। एंड देन भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर। देन फोर्थ पॉइंट है हमारा कि भाई एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सोइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। एंड देन अगला है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मस्ट थ्रू एफॉरेस्टेशन, शेल्टर बिल्ड, प्लांटेशन एंड पास्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, एंड देन अगला है हमारा कि भाई नेशनल वाटर पॉलिसी मेरी क्या थी। ये देखो MCQ में आ सकता है कि भाई नेशनल वाटर पॉलिसी हमारी कब इम्प्लीमेंटेशन में लाई गई थी। सो योर आंसर शुड बी 2002। ठीक है, इसमें मेरा भाई इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है मेरा। इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स शुड इंक्लूड ड्रिंकिंग वाटर कॉम्पोनेंट वेर एवर देर इज़ नो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये मेरा बेसिकली ये मेरी पॉलिसी कहती थी, है ना, ये वर्डिंग है मेरी पॉलिसी की। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। Measures should be taken to limit and regulate the exploitation of groundwater. Both surface and groundwater should be regularly monitored for equality. And then the last point is, by people should be more aware
ऑफ वाटर एज अ स्कार्स रिसोर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भाई मेरा लैंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। टोटल रोड लेंथ मेरी कितनी है भाई? 62.16 किलोमीटर। बेसिकली गलत डाटा है, कुछ और होगा, मैं कंफर्म करके आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। 85% ऑफ पैसेंजर्स एंड 70% ऑफ फ्रीट ट्रैफिक आर कैरिड बाय रोड एवरी ईयर। फ्रीट भाई यहाँ यानी कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली आप यही मान लो। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट टू इम्प्रूव एंड मॉडर्नाइज रोड नेटवर्क वॉज मेड इन 1943 विद नागपुर प्लान। राइट, आफ्टर इंडिपेंडेंस 20 ईयर रोड प्लान जो 1961 में आया था, वो स्टार्टेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रोड्स। नेशनल हाईवे भाई कंस्ट्रक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेंटेन्ड बाय देम एज वेल। National Highways Authority of India (NHAI) is an autonomous body under Ministry of Road Transport and Highway. Then next pointer है हमारा भाई mode for interstate transport and movement of defense personnel. Then the other one is by state highway. State governments are responsible to construct and maintain these highways. These connects state capital with district headquarters. Then आती है भाई हमारी rural roads. रूरल रोड्स भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूट करती है 80% ऑफ द टोटल रोड लेंथ, इन्फ्लुएंस बाय द नेचर ऑफ टेरेन। बॉर्डर रोड्स में क्या क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज रोड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा भाई सैटेलाइट कम्युनिकेशन। एडवांस मोड ऑफ कम्युनिकेशन है भाई हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। रेगुलेट करता है हमारा द यूज़ ऑफ अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, very important for the country due to economic and strategic reasons, gives synoptic view of a larger area। ये भाई आपको सब लिख के आना है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, है ना। अगला है भाई हमारा इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसैट विच वॉज established in 1983। मल्टीपर्पज सैटेलाइट थी भाई फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम क्या है हमारी? ये कनेक्ट करती है भाई मेरी सेवरल spectoral informal band centers, connects several spectoral informal roads आप मान लो भाई, है ना। आई एम रियली सॉरी भाई, स्लिप ऑफ टंग, आई एम रियली सॉरी, है ना। एक्चुअली रात बहुत हो रही है तो मेरा सर थोड़ा सा घूम रहा है अब। इट कनेक्ट्स सेवरल स्पेक्टोरल इनफॉर्मल बैंड, है ना, दैट इज़ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, अगला पॉइंटर है हमारा कि भाई इसका जो सेंटर है वो हमारा सिचुएटेड भाई हैदराबाद में, है ना। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पे है हमारा? हैदराबाद में। अब आप लोग ये देखो कि भाई अब आते हैं हम लोग बायो एनर्जी पे। बायो एनर्जी क्या है मेरी? बायो एनर्जी रिफर्स टू एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, includes agricultural, municipal, industrial waste, etc. Potential source of energy conversion, and then it can be converted into electrical energy and heat energy as well. Example हो गया हमारा ओखला, है ना। अब हम लोग आते हैं भाई यहाँ हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज पे। कन्वेंशनल सोर्सेज हमारे कौन कौन से हैं? दो, पहला है हमारा कोल, दूसरा है हमारा पेट्रोलियम। तो देखो, कोल मेरा यूज्ड इन जनरेशन ऑफ थर्मल पावर एंड स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, है ना। 80% ऑफ कोल फाउंड इन इंडियाज बिटुमिनस कोल एंड नॉन कुकिंग ग्रेड। पेट्रोलियम क्या क्या है भाई? यूज्ड एज एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी इन ऑल इंटरनल कम्बस्शन इंजन्स of automobiles and railways as well. Also used as a raw material in petrochemical industries to produce fertilizers, synthetic rubber and etc. Also known as liquid gold। कौन सा है हमारा लिक्विड गोल्ड? पेट्रोलियम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया पर आप ये भी देख लो। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू आ गया हमारा, छोटा नागपुर, है ना, उड़ीसा प्लेटू एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट मिनरल्स आर आयरन ओर, कोल, मैंगनीज एंड बॉक्साइट। साउथ वेस्टर्न प्लेटू क्या है भाई? एक्सटेंड्स ओवर कर्नाटका, है ना, गोवा एंड अपलैंड्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। मैंगनीज एंड लाइमस्टोन भाई यहाँ के इंपॉर्टेंट वो है ना। नॉर्थ वेस्टर्न से हमारा क्या है भाई? एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स। ओनली रीजन ऑफ कोल इज नेबली, फेमस फॉर लिग्नाइट कोल। ठीक है, देन अदर रीजन आ जाता है हमारे। अब है हमारा भाई वाटरशेड मैनेजमेंट। तो देखो,
Watershed management refers to efficient management and conservation of surface and ground water. ये भाई प्रिवेंशन में हेल्प करता है ऑफ सर्विस रन ऑफ, storage and recharge of groundwater by different methods such as percolation tanks, right? The conservation, regeneration and judicious use of all natural resources. ये क्या है मेरा भाई? बेसिकली वाटरशेड मैनेजमेंट, creating a balance among creating a balance among natural elements as well as in society, ठीक है? अब ये देखो प्रोग्राम्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्या क्या भाई मेरा ये देखो। पहला है मेरा हरियाली। हरियाली क्या है मेरा? इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल ग्राम पंचायत ऑफ डिफरेंट विलेजेस एग्जीक्यूट इट विद पब्लिक पार्टिसिपेशन। इट enables people to consume water for drinking, irrigation, fisheries and afforestation. नीरू मीरू क्या है भाई? नीरू मीरू का भाई ट्रांसलेशन किया जाए तो इट स्टैंड्स फॉर वाटर एंड यू। इन आंध्र प्रदेश एंड अरवारी पानी संसद इन राजस्थान न्यूमरस percolation tanks were made in these programs, ठीक है? Tamil Nadu is the only state which has made construction of water structures compulsory in these houses, in all the houses basically. अब इम्पैक्ट क्या है मेरे वाटरशेड डेवलपमेंट का? द विलेजेस बिकेम सेल्फ रिलायंट, है ना? अ यूथ ग्रुप कॉल्ड तरुण मंडल was formed. The group worked to ban the dowry system and caste discrimination से भी इन्होंने लड़ा एंड अनटचेबिलिटी को भी बेसिकली कर्ब किया थोड़ा सा। एक 22 लाख की हमारी एक स्कूल की बिल्डिंग बनी थी यूजिंग ओनली रिसोर्सेज ऑफ द विलेज। अ सिस्टम ऑफ न्याय पंचायत या फिर आपके लिए इनफॉर्मल कोर्ट्स वर ऑल्सो सेटअप। लैंडलेस लेबर्स ऑल्सो गेन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? अब ये देखो कुछ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मैप के लिए, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है कि भाई स्टेट विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट अर्बनाइजेशन। गोवा है मेरा हाईएस्ट, हिमाचल प्रदेश है मेरा लोएस्ट। हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मेरी कहाँ है? द आंसर विल बी बिहार में है हाईएस्ट, अरुणाचल प्रदेश में मेरी लोएस्ट। एनी सिटी विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, यह आ सकता है, बिल्कुल आएगा। सो द वेरी फर्स्ट वन कुड बी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में बेंगलुरु एंड मुंबई, ठीक है? लीडिंग प्रोड्यूसर्स कब आप लोग एक बार देख लो भाई। राइस एंड जूट में कौन है? वेस्ट बंगाल है। वीट एंड शुगर केन में कौन है? यूपी है। कॉटन में कौन है? गुजरात है। टी का कौन है भाई? असम है। कॉफ़ी का कौन है? कर्नाटका है ना? एंड अब ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, है ना? ये सारी डेट्स भाई हम लोग अगले उसमें करेंगे मैप वाले लेक्चर में, क्योंकि आप लोग कहोगे तो फिर मैं आपको इसकी एक PDF ही दे दूँगा भाई, ताकि या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका अगले लेक्चर में, ठीक है? तो दैट्स इट गाइस, है ना? तो आज हमने क्या किया है? आज हमने कवर किए हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन, ठीक है? यहीं से आएगा और कुछ नहीं आएगा। एंड भाई ये देख लो, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमारे हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ के? पहला है भाई कि दीज इंडस्ट्रीज have a neatly spaced area. They have low modern dispersed office plant buildings rather than massive areas. The high-tech industries, which are concentrated, self-sustained and highly specialized, are called technopolis. For example, Silicon Valley near San Francisco and Silicon Forest near Seattle, ठीक है? अब भाई देखो, कंटामिनेटेड वाटर से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ होंगे, कंटामिनेटेड एयर हवा से आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होंगे, एंड देन नॉइज़ से आपको नर्वस इश्यूज़ होंगे, ठीक है? ये आपका बेसिकली भाई पॉपुलेशन वाले पोल्यूशन वाले चैप्टर्स का है थोड़ा सा, है ना? तो बस भाई आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अपन लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड। चलो भाई ये भी कर लेते हैं, है ना? विच इज़ कि भाई डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट लैंड डिग्रेडेशन एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग इट। तो देखो, लैंड डिग्रेडेशन इन जनरल टर्म रिफर्स टू टेम्पररी और अ परमानेंट डिक्लाइन इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ लैंड. Land degradation is caused by soil erosion and water logging, salinization and alkalinization of land. ठीक है? If land is consistently used without managing its fertility, it's because degraded. It becomes I'm sorry. It becomes degraded. Basically degrade हो जाती है भाई, and its productivity also declines.
Various methods are employed to prevent land degradation. One of the methods is implementing watershed management programs, ठीक है, that would acknowledge the linkages between land, water, and vegetation, and aims to improve livelihoods of the people through natural resources management and continuity in and community participation. Community participation. तो बस भाई आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड एंड आई एम रियली सॉरी भाई फॉर द स्लिप ऑफ टंग, है ना. थोड़ी भाई है स्पीच ऐसी है ना. तो प्लीज़ बेयर विद इट. एंड तब तक के लिए भाई अच्छे से पढ़ते रहना अपना, है ना. ज़्यादा पैनिक मत करना, आराम से करना. तो बस आज के लिए इतना ही. मिलेंगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड. टाटा एंड